आज हम लोग उत्तराधुनिक काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विचारधारा पर्यावरणवाद पर चर्चा करेंगे। पर्यावरणवाद एक जटिल प्रश्न है, एक मल्टी डायमेंशनल इश्यू है, एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका एक सामाजिक पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष भी है और वैज्ञानिक पक्ष भी है। इसलिए इस प्रश्न को अनेक परिप्रेक्ष्यों से देखा जा सकता है, लेकिन हम लोग इसके जो राजनीतिक पक्ष है उसके ऊपर विचार करेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं, पर्यावरण की राजनीति जिसको कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रकृति और मनुष्य का एक घनिष्ठ अंतर संबंध रहा है प्राचीनतम काल से। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो यूनान में हो या मध्य पूर्व की जो सभ्यताएं थीं, उन सभी में मनुष्य और प्रकृति के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया गया है। भारत में तो हमारी संस्कृति के लिए एक शब्द ही चलता है, अरण्य संस्कृति, कि जो अरण्य में यानी वनों में विकसित हुई, वनों में समृद्ध हुई। तो ये प्रश्न वहाँ पर कोई अलग से कोई पर्यावरण इश्यू नहीं था, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का इससे एक सहज संबंध था। लेकिन इधर पिछले लगभग 4-5 दशक से हम देखते हैं कि पर्यावरणवाद एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है, और इतनी महत्वपूर्ण समस्या कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उससे प्रभावित है। तो ये जो परिवर्तन आया है कि मैन और नेचर का जो रिलेशन जो कि गड़बड़ाया है, बिगड़ा है, पर्यावरणवाद उस मैन नेचर के रिलेशन को पुनर्स्थापित करने में राजनीति की क्या भूमिका हो सकती है, राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, राजनीतिक विचार दृष्टि की क्या भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में विचार होता है। और दूसरी बात यह है कि पर्यावरणवाद केवल एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही नहीं है, पर्यावरणवाद एक मूवमेंट भी है, एक आंदोलन भी है। जो एनवायरनमेंटल एक्टिविज़म है वो भी विश्वव्यापी है। बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो इसलिए पर्यावरणवाद एक मूवमेंट भी है, एक आइडियोलॉजी भी है, दोनों इसके पक्ष हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो संकट है पर्यावरणवाद का, वो उत्पन्न कैसे हुआ। जाहिर है कि इस संकट के लिए जो 18वीं शताब्दी में जो हमने विकास की या सामाजिक आर्थिक जीवन की पुनर्रचना करने का जो सिद्धांत अपनाया, जिसको संक्षेप में इंडस्ट्रियलिज्म कहते हैं, उद्योगवाद कहते हैं, कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। कैपिटलिज्म के आने के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ, लार्ज स्केल कंजम्पशन शुरू हुआ, और ये प्रवृत्ति यूरोप के कुछ देशों से प्रारंभ होकर धीरे धीरे विश्वव्यापी हो गई। तो इसलिए प्रारंभिक वर्षों या दशकों में तो प्रकृति के ऊपर इस इंडस्ट्रियलिज्म का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है ये तो पता नहीं चला। लेकिन 20वीं शताब्दी में आते आते ये स्पष्ट होने लगा था
कि ये जो जीवन की शैली है या जो समाज रचना की जो नई शैली है जिसको कि हम इंडस्ट्रियलिज़म कहते हैं, इस इंडस्ट्रियलिज़म से पर्यावरण के ऊपर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिज़म है उसने नेचर के बैलेंस को, प्रकृति के संतुलन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, क्योंकि जो नेचर का सिद्धांत है वो है इंटरडिपेंडेंस और बैलेंस का, कि प्रकृति में सभी तत्व, प्रकृति की सभी शक्तियाँ, प्रकृति के सभी चराचर प्राणी परस्पर संबद्ध हैं। वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, और वो जो एक ऑर्गेनिक यूनिटी है उसमें बहुत इंटरडिपेंडेंस है और एक बैलेंस है। अगर उसमें एक जगह भी विकार पैदा होता है तो उसका दूसरे क्षेत्रों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि एक चाइनीज सेइंग है कि व्हेन यू मूव ए स्टोन यू मूव ए माउंटेन, कि एक पत्थर भी इधर से उधर लुढ़कता है तो उसका प्रभाव पर्वतों की संरचना पर पड़ता है। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियलिज़म ने इस नेचर की या इस विश्व की जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, उस ऑर्गेनिक यूनिटी को डिस्टर्ब किया। उसकी इंटरडिपेंडेंस को बिना समझे हमने जो प्रयोग करना प्रारंभ किए, जो नीतियाँ अपनानी प्रारंभ की, और जो एक ग्रोथ का जो एक मेनिया, ग्रोथ की जो एक सनक मनुष्य ने अडॉप्ट की और जो कि दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो वो जो ग्रोथ एडिक्शन या ग्रोथ मेनिया था, उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की दुर्गति भी दिनों दिन होती गई। और आज हम 21वीं शताब्दी में जब बैठे हैं तो ये चर्चा सुनने को मिलती है कि जो प्लेनेट है उसी का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कहने का आशय यह है कि पर्यावरण का संकट आज का एक गंभीर संकट है, और इसलिए अनेक परिप्रेक्ष्य से, अनेक दृष्टियों से इसके ऊपर विचार की प्रक्रिया चल रही है। फिर सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि पर्यावरण का संकट है तो उसका मोटे तौर से आशय क्या होता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने उसके लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया है, और आज के जो नागरिक हैं वो काफ़ी कुछ शब्दावली से परिचित भी हैं, क्योंकि ये सब संकट इतना व्यापक हो चुका है कि लोगों में इतनी चेतना तो आई है, और इसलिए उस शब्दावली का ज्ञान भी उन्हें है कि जो इस संकट को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन पर्यावरण के संकट के 3 मुख्य पक्ष हैं। पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रियलिज्म के परिणाम स्वरूप डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, एक तो इसने पर्यावरण को संकटग्रस्त किया है कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वे उनको अपने संचालन के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल चाहिए। उनको लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, पानी चाहिए, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं जिनकी आवश्यकता उनको होती है। तो जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा तो बड़े पैमाने पर इन नेचुरल रिसोर्सेज की खपत भी होगी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो हज़ारों लाखों वर्षों में प्रकृति का भंडार बना उसको हमने 150-200 वर्षों में ख़त्म कर दिया। जैसा कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि अब
कोयला इतने वर्ष तक के लिए बचा है या पेट्रोल इतने वर्ष के लिए बचा है, या जंगल जिस तेज़ी से कट रहे हैं, तो अब फिर कहाँ से ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो आगे कहाँ से आएंगे। तो एक तो जब हम पर्यावरण संकटग्रस्त है जब हम ये कहते हैं, तो एक तो आशय ये होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत तेज़ी से क्षरण हुआ है, डिप्लीशन हुआ है। एक तरह से नेचर की प्लंडरिंग, प्रकृति की लूट हुई है पिछले 2-2.5 वर्षों में इस ग्रोथ मशीन को चालू रखने के लिए। दूसरा, इन सब चीज़ों के आधार पर जो हमने प्रोडक्शन सिस्टम अपनाया है, उससे बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, वो जब बड़े बड़े कल कारखाने अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो एमिशंस होते हैं, हानिकारक गैसेस के या हानिकारक द्रव्यों के, उनके कारण हवा भी प्रदूषित हो गई है। उनके कारण जो सॉइल है यानी जो पृथ्वी है वो भी प्रदूषित हो गई है। उनके कारण पानी भी प्रदूषित हो गया है। और अब तो स्थिति ये है कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वहाँ तक प्रदूषण पहुँच चुका है। ये जो सैटेलाइट्स वगैरह जो हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फलस्वरूप आजकल के वैज्ञानिकों का कहना है, इस एक शब्द चलता है स्पेस जंक, कि स्पेस में इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है कि अब वो अपने में एक समस्या बन गई है। तो ये एयर, वाटर, सॉइल और स्पेस में जो हमने पोल्यूशन पैदा कर दिया है इस इंडस्ट्रियलिज्म के फलस्वरूप, वो एक दूसरा पक्ष है पर्यावरण के संकट का। और तीसरा पक्ष ये है कि जो पिछले 40-50 साल में पकड़ में आया है कि हम ये देख रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसका कि मतलब ये है कि जैव विविधता के ऊपर इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और वो प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि जो वृक्ष वनस्पतियां हैं उनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। जो पशु पक्षी या दूसरे जीवधारी हैं उनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। और इनका लुप्त होना इसलिए संकटकारी है क्योंकि वे सब नेचर के बैलेंस को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो प्रकृति का संतुलन है उसको बनाने में हर जीवधारी का योगदान होता है। तो इसलिए इन स्पीशीज़ का डिसअपीयर होना, लुप्त होना, उनका एक्सटेंशन, उनकी समाप्ति, ये भी एक एनवायरनमेंटल क्राइसिस का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और फिर इसी से जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ये सब इन्हीं 3 बातों को आप और अगर एक्सपेंड करिए, विस्तार करिए, तो वो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये this is the nature of the crisis of environment, this is the extent of the crisis of the environment, कि जो crisis of environment है उसकी ये प्रकृति है, उसका इतना विस्तार हो चुका है। अब सवाल ये है कि जो प्रकृति के ये जो विनाश लीला हो रही है, इस विनाश लीला से थोड़ा बहुत तो सतर्क 18वीं 19वीं शताब्दी के लोग भी हो गए थे। क्योंकि अमेरिका में जो एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स हैं
उनका जब इतिहास लिखा जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई जो 18वीं शताब्दी में थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के संविधान निर्माता भी थे, वहाँ के राष्ट्रपति भी हुए, और अमेरिका के दो बड़े दार्शनिक 19वीं शताब्दी के एमर्सन और थोरो, और इसी तरह से जॉन म्योर नाम के एक बहुत बड़े विचारक, तो ये लोग कंजर्वेशन यानी प्रकृति के संरक्षण का विचार उस समय प्रतिपादित कर रहे थे। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो कुछ भी ये क्योंकि ये लोग अमेरिका में जाके बसे थे, और अमेरिका में बसने के बाद फिर वहाँ पर जो नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उस वहाँ पर भी जंगल वगैरह काटे जा रहे थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है और इनको हमें कंजर्व करना है। कंजर्वेशन पर उनका बहुत बल था, और इसी कंजर्वेशन पर बल देने के कारण नेशनल पार्क्स का सिद्धांत आया, नेशनल फॉरेस्ट की धारणा आई। अमेरिका में नेशनल पार्क्स बने, नेशनल फॉरेस्ट बने, जिनको कि रिजर्व्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, जिनको कि कंजर्व्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये थोड़ा एहसास उनको तो था अमेरिका में। इसी तरह से यूरोप में भी कंजर्वेशनिस्ट ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने ये समझ लिया था 18वीं 19वीं शताब्दी में कि ये जो विकास की नई धारणा आई है, उस नई धारणा से प्रकृति को कुछ हानि पहुंच सकती है, ऐसा उन्होंने समझ लिया था, ऐसा इंट्यूशंस उनको थी। लेकिन जो मॉडर्न एनवायरनमेंटलिज्म है कि जब ग्रेविटी ऑफ द क्राइसिस, जो संकट है उसकी भयावहता जो सामने आई, वो सामने आई 1960 के आसपास, और उसके संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक आई 1962 में अमेरिका में, द साइलेंट स्प्रिंग, जिसकी लेखिका थी रेचल कार्सन। और रेचल कार्सन ने काफ़ी अध्ययन के बाद ये पुस्तक लिखी, जिसने कि अमेरिका के विचार जगत में काफ़ी उथल पुथल पैदा कर दी। और रेचल कार्सन ने कहा कि भाई ये जो डीडीटी है, इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये डीडीटी का एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने अपनी रिसर्च और स्टडी से उन्होंने प्रमाणित किया। कालांतर में उसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो जल जंतु हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं या जो वाटर बर्ड्स हैं, उनके ऊपर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जब डीडीटी जो है वो छन के तालाबों में या नदियों में या दूसरे जल के स्रोतों में पहुंचती है, तो उसका कितना दुष्प्रभाव होता है। तो रेचल कार्सन ने ध्यान आकर्षित किया कि ये जो नए वैज्ञानिक प्रयोग हैं या जो नए रसायनों का जो उपयोग है, उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और रेचल कार्सन की इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद फिर कई और पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं, और इस तरह से धीरे धीरे पर्यावरण का प्रश्न अमेरिका और यूरोप में महत्वपूर्ण होने लगा। भारत में हम लोग चिपको आंदोलन से परिचित हैं, जो कि 1970 के दशक में चला था। और चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की रक्षा करना था। सुंदरलाल बहुगुणा उसके मुख्य प्रतिपादक थे। तो ये 70 के दशक में इस प्रकार के वनों का संरक्षण करने का आंदोलन हमारे देश में भी चला। और 1989 में 1979 में एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक
प्रकाशित हुई, और वो पुस्तक थी जेम्स लवलॉक की, जिसमें उन्होंने गया हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। इस गया हाइपोथेसिस का मतलब ये था कि ये सारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, द एंटायर अर्थ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और इस पृथ्वी का जो संतुलन है वो किसी भी छोटी मोटी क्रिया से उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अगर वो क्रिया सोच समझ के नहीं की गई है तो। इसलिए हमें इस पृथ्वी को एक पवित्र भाव से, एक मातृ भाव से देखना चाहिए, तभी हम इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के जो वनस्पतियां हैं, जो जीवधारी हैं, जो प्राणी हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, और उनके संरक्षण के साथ हमारा यानी मनुष्य का भी संरक्षण घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो गया हाइपोथेसिस थी, जिसका प्रतिपादन जेम्स लवलॉक ने किया, उसने भी पर्यावरण के बिगड़ते स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें कही जा सकती हैं पर्यावरण का, जो इन्वायरमेंटलिज्म का जो विचार आया उसके संदर्भ में। अब दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंटलिज्म का जो प्रश्न है उसके ऊपर विचार करने की आज हमें 3 दृष्टियां दिखाई पड़ती हैं, और मुद्दा ये है कि पर्यावरण और विकास का क्या संबंध होना चाहिए। ये क्रिटिकल इशू ये है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, उस इंडस्ट्रियल सिस्टम के तहत जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी महत्ता से भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस इंडस्ट्रियल सिस्टम का जो दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है, इस पक्ष को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो अब जो मूल प्रश्न है वो ये कि पर्यावरण और विकास का अंतर संबंध क्या हो, यानी मनुष्य और समाज और सरकारें, उनकी प्रायोरिटी क्या हो, उनकी प्रायोरिटी एनवायरनमेंट हो या उनकी प्रायोरिटी डेवलपमेंट हो, या क्या दोनों को साथ लेके चला जा सकता है, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मुख्य प्रश्न है जो कि आज यूरोप और अमेरिका और विश्व के दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों के सामने है, नीति निर्धारकों के सामने है, अर्थशास्त्रियों के सामने है, वैज्ञानिकों के सामने है। और इसलिए इसके 3 रिस्पॉन्सेज आए हैं, इसको 3 दृष्टियों से लोगों ने देखा, और उसके लिए एक विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। डार्क ग्रीन्स का एक दृष्टिकोण है, लाइट ग्रीन्स का दूसरा दृष्टिकोण है, और एक अभी हाल के वर्षों में एक तीसरा दृष्टिकोण आया जिसको ब्राइट ग्रीन्स कहते हैं। ये 3 पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आए हैं एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन 3 पर्सपेक्टिव्स पर हमें विचार करना है, और उनकी अपनी मान्यताएं, थोड़ा उनमें आपस में कई चीज़ें कॉमन भी हैं, लेकिन साथ साथ उनका अपना एक विशिष्ट स्टैंड पॉइंट भी है जिसको वो एम्फेसाइज करते हैं। अब उदाहरण के लिए जो सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव उभरा वो है लाइट ग्रीन्स का, जिसका कि मतलब ये है कि जिसको लिबरल एनवायरनमेंटलिज्म भी कहते हैं दूसरी शब्दावली में, उदारवादी पर्यावरणवाद, या कुछ लोग उसको रिफॉर्मिस्ट
एनवायरमेंटलिज्म भी कहते हैं, सुधारवादी पर्यावरणवाद। तो जो लाइट ग्रीन्स हैं वे ये मानते, और यहाँ पर ये भी जान लेना ज़रूरी है कि यूरोप में राजनीतिक जीवन में जो ग्रीन पार्टीज़ हैं, ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो काफ़ी सक्रिय हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, इंग्लैंड में हैं, और भी यूरोप के कई देशों में हैं। राजनीतिक दल बन चुके हैं जो कि जिनको कि ग्रीन पार्टीज़ कहा जाता है। और इनके जब ये लोग चुनाव में जाते हैं या जब ये पॉलिसी मैटर्स पर विचार करते हैं तो इनका एक एजेंडा एनवायरनमेंट भी रहता है कि भाई जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बने उनमें एनवायरनमेंट का कंसिडरेशन भी एक मुख्य कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये जो ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये यूरोप की राजनीति में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में काफ़ी सक्रिय हैं और वे वहाँ की राजनीति को प्रभावित भी कर रही हैं। अभी तक उनको कम सीटें मिलती थीं, लेकिन अब ये है कि उनको सीटें ज़्यादा भी मिल रही हैं, वो सरकार में भी सहभागी बन रहे हैं। तो इसलिए जब हम ग्रीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि ये राजनीतिक दल जो कि पर्यावरण के मुद्दे को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानकर राजनीति करते हैं अपने अपने देशों में। तो इस तरह की ग्रीन पार्टीज़ एक्टिव हैं यूरोप में और दूसरे देशों में भी। तो इसमें जो लाइट ग्रीन पार्टीज़ हैं या जो लाइट ग्रीन्स को मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ना हम विकास की उपेक्षा कर सकते हैं ना हम पर्यावरण की उपेक्षा कर सकते हैं, ना हम पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर विकास की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, ना विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण को हो रहे नुकसान की अनदेखी कर सकते हैं। तो अब हमें दोनों के बीच एक संतुलन बना के, बैलेंस बना के चलना है। और वो बैलेंस बनाने का उनका तरीका ये है कि हम रिफॉर्म्स करें, सुधार करें और लीगल पॉलिटिकल अप्रोच से इस इश्यू को टैकल करने की, इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करें। तो अब हम देखते हैं कि संसार के लगभग सभी देशों में पर्यावरण मंत्रालय बन चुके हैं, एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्रीज बन चुकी हैं, भारत में भी हैं, केंद्र के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी। पर्यावरण को के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी बन चुकी हैं, जैसे कि भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और विभिन्न देशों में बहुत सारे एनवायरनमेंटल लॉज भी बन चुके हैं। साथ साथ वो कहते हैं कि लोगों को अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल भी, अपनी जीवन शैली को भी बदलना चाहिए और उनको ग्रीन लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करना चाहिए। यानी या जैसे कि यूरोप के लोग कहते हैं कि हमको कैपिटलिज़म तो ज़रूरी है लेकिन अब हमें ग्रीन कैपिटलिज़म चाहिए। मतलब ये है कि उनका कहना है कि जो भी हमारी दैनिक जीवन है और उसमें जो कुछ भी उत्पादन उपभोग हम करते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, उनके उत्पादन और उपभोग में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस बात को इंश्योर करने के लिए हमने विभाग बना दिया है, सरकारी विभाग बना दिए हैं, कानून बना दिए हैं, एजेंसीज बना दी हैं और वो इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि विकास की
प्रक्रिया में पर्यावरण का संरक्षण भी होता चले। तो इसलिए उनके लिए जो पर्यावरण का प्रश्न है वो एक लीगल पॉलिटिकल इशू है, और वो ये मानते हैं कि रिफॉर्म से हम इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं, ऐसा उनका विचार है। और यहीं पर वो कुछ और चीज़ों पर भी बल देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई एजुकेशन, लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम में पर्यावरण का प्रश्न आ जाए, या रेडियो, टेलीविज़न और जो दूसरे तमाम साधन आ गए हैं आजकल जन जागृति पैदा करने के लिए, उनके माध्यम से लोगों में जागृति पैदा की जाए पर्यावरण के प्रश्नों की। जब वे समझने लगेंगे चीज़ों को तो वो स्वयं ही उनको मानने भी लगेंगे। तो इसलिए शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है जन जागृति उत्पन्न करने का, और ये बताने का कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि पर्यावरण का न्यूनतम क्षरण हो, न्यूनतम नुकसान हो, ये भी होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि अगर फिर भी लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनका पालन नहीं करते, तो फिर सरकारों को कुछ सख्ती करनी चाहिए। और उस सख्ती के लिए कई देशों ने इको टैक्स लगा दिया है कि अगर आपकी किसी उत्पादन संबंधी या उपभोग संबंधी गतिविधि से इकोलॉजी को यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये भी है जिसको कि यूरोप के, अमेरिका के देशों में कहते हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूटर है उसको पे करना पड़ेगा, जितना उसने डैमेज किया है एनवायरनमेंट का उस प्रोपोर्शन में उसको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और उस जुर्माने से प्राप्त राशि से उस डैमेज को ठीक करने का प्रयास सरकारें करेंगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इको टैक्स का भी, इसके द्वारा भी लोगों को पर्यावरण की चिंता करने के लिए प्रेरित या बाध्य किया जा सकता है। और फिर वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। आजकल एक शब्दावली चलती है ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी जो आज की टेक्नोलॉजी है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज़ होती है वो पुरानी पड़ चुकी है, या उस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन और यूज़ में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि इस टेक्नोलॉजी का पर्यावरण पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को इको फ्रेंडली बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, और इसी को ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें तकनीक का प्रयोग तो करना ही है, क्योंकि तकनीक का प्रयोग करने से जीवन सरल और सुगम हो रहा है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हम उस टेक्नोलॉजी को इस तरह से मॉडिफाई करें कि उसका पर्यावरण के ऊपर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े। यद्यपि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पहले ये माना गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सबसे सेफ तरह की एनर्जी होती है। आज से 30-40 साल पहले ऐसा माना गया कि जो परमाणु ऊर्जा है, ये जो कोल बेस्ड या जो पेट्रोलियम बेस्ड जो ऊर्जा है, उससे ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा सेफ होती है। लेकिन हमने फिर देखा कि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट पैदा हो रही है वो कितना बड़ा संकट हमारे पर्यावरण के लिए हो गया। और दूसरा, फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है,
उसके लिए जो पैसा चाहिए वो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। सरकारों के पास, हर सरकार के पास उतने संसाधन नहीं होते। तो इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न है वो यद्यपि प्रतिपादित किया जा रहा है, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर बहुत कॉस्टली है या टेक्नोलॉजी के आज तो नहीं लेकिन आगे चल के दूसरे दुष्प्रभाव सामने आते हैं, तो फिर उसके ऊपर विचार करना पड़ता है। लेकिन जो लाइट ग्रीन्स हैं वो ये मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा संशोधित करके, परिवर्तित करके, इको फ्रेंडली बना के भी हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच जो संतुलन है वो बना सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ये, और जैसा कि अभी बताया कि कानून विभिन्न देशों में बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार के कानून, जैसे कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, तो जो स्पेशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए कानून बन गए हैं। फिर जो रिसाइकलिंग है, रिसाइकलिंग को कंपलसरी बना दिया गया है, इसके लिए कानून बन रहे हैं। इसी तरह से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो नुकसानदायक जो रसायन हैं, उनके उपयोग को भी प्रतिबंधित या नियंत्रित कर दिया गया है। जैसे कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो यही है कि उन गैसेस के उत्सर्जन को रोका जाए जिनसे कि ओजोन लेयर कमज़ोर हो रही है या ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि कई वर्ष पहले एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था विभिन्न देशों के बीच में, तो ये भी एक तरीका है। तो ये सब इस प्रकार के कानून बनाकर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, तो विकास की प्रक्रिया भी चलती रहे और साथ साथ विकास की प्रक्रिया का पर्यावरण के ऊपर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए ये सब उपाय सुझाए जाते हैं। जो लाइट ग्रीन्स के मानने वाले हैं, जो कि सुधारवादी हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, लॉ की फोर्स को, पॉलिटिक्स के प्रेशर को जो समझते हैं कि लॉ की फोर्स और पॉलिटिक्स के प्रेशर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन जो दूसरे प्रकार के पर्यावरणवादी हैं वे इन सब तर्कों से सहमत नहीं हैं, और उन लोगों को डार्क ग्रीन्स कहा जाता है या डीप इकोलॉजी, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। लाइट ग्रीन्स के लिए भी एक दूसरा शब्द प्रयोग होता है, शैलो इकोलॉजी। तो ये लोग जो डार्क ग्रीन्स हैं, यानी जो डीप इकोलॉजी के पक्षधर हैं, उनका जो तर्क है वो एक बहुत उच्चतर धरातल पर है। वो शुरुआत करते हैं जब से आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ, और जो आधुनिक सभ्यता के निर्धारक तत्व रहे हैं उनके ऊपर उनको आपत्ति है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स रहे, उनका मानना है कि वही गलत थे, और इसलिए पर्यावरण का संकट तो देर सबेर पैदा होना ही था। और इसलिए अगर हमें इस संकट का स्थायी उपचार करना है, ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन, वो कहते हैं कि जो लाइट ग्रीन्स वाले सॉल्यूशंस हैं ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, इनसे थोड़ा जो प्रदूषण की या दूसरी जो पर्यावरण के क्षरण की जो पेस है, जो गति है, वो थोड़ा मंद हो सकती है, लेकिन इससे कोई अंततः कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो लाइट ग्रीन्स की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये दे कैन मेयरली डिले द ऑनसेट ऑफ द क्राइसिस, कि जो क्राइसिस है उसको
थोड़ा और गंभीर होने से उसमें देरी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई निदान, कोई उसका उपचार, कोई क्योर उनके पास नहीं है। इसलिए उनका मानना है कि भाई जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, जब वही दोषपूर्ण हैं और उन्हीं फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर चल के सारा विज्ञान विकसित हुआ, उन्हीं फाउंडेशनल प्रिंसिपल पर चल के सारी अर्थव्यवस्था बनी, तो फिर उसके दुष्परिणाम पर्यावरण के संकट के रूप में आने ही आने थे। इसलिए अगर हमें इस पर्यावरण के संकट की समस्या का स्थायी समाधान करना है, तो हमें इस आधुनिक सभ्यता की जो विचार दृष्टि है, इसका ही परित्याग करना पड़ेगा। कि जो आधुनिक सभ्यता जिस तरह से मनुष्य और प्रकृति के संबंध को देखती है, वही दृष्टि गलत है और वहीं से सारा संकट पैदा होता है। परंपरागत सभ्यताओं में, संस्कृतियों में मनुष्य और प्रकृति के संबंध को देखने की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। वहाँ पर मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के सहचर थे, एक दूसरे पर उनकी निर्भरता थी। प्रकृति में देव भाव देखा जाता था या मातृ भाव देखा जाता था। तो ये जो दृष्टि थी परंपरागत सभ्यताओं की, जिसके कारण कभी पर्यावरण के संकट जैसे कोई प्रश्न पैदा हो ही नहीं सकते थे, और इसलिए कभी हमें 20वीं शताब्दी से पहले कभी इस प्रकार के संकट की या इस प्रकार के प्रश्नों की कोई चर्चा मिलती भी नहीं है। एनवायरनमेंट कभी कोई पॉलिटिकल इशू रहा ही नहीं आज से पहले। एक नेचुरल रिलेशनशिप, एक सहज संबंध चल रहा था मनुष्य और प्रकृति के बीच। लेकिन वो संबंध अगर टूटा तो उसके लिए जो आधुनिक सभ्यता के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो निर्धारक सिद्धांत हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, वे उत्तरदायी। और यानी हमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो दृष्टि है, विचार दृष्टि है, उसका परित्याग तो करना ही पड़ेगा अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो। और इस मामले में दो विचारकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो भौतिक शास्त्री हैं काप्रा, जो कि आधुनिक समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भौतिक शास्त्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है, एक नया आधार प्रदान किया है। न्यू फिजिक्स के वो संरचनाकार हैं। यानी जो न्यूटन की फिजिक्स थी, जो डेकार्ट की फिजिक्स थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया। और काप्रा का मानना है कि आज की बहुत सारी समस्याओं के लिए जो डेकार्ट और न्यूटन का जो फ्रेमवर्क है वो जिम्मेदार है, और इसलिए उसका परित्याग करने की आवश्यकता। उनका मानना है कि ये जो मैकेनिस्टिक मॉडल है डेकार्ट और न्यूटन का, यानी वर्ड मशीन का जो मॉडल है कि प्रकृति के प्रति यंत्रवादी दृष्टि, कि जैसे कि ब्रह्मांड एक यंत्र है और उस यंत्र के ऊपर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण है, और वो यंत्र जहाँ कहीं भी उसमें कोई दोष आएगा, मनुष्य के पास इतनी बौद्धिक शक्ति है, इतनी वैचारिक शक्ति है, इतनी वैज्ञानिक शक्ति है कि वो उसको ठीक कर देगा। तो ये जो प्रकृति को देखने की ये जो यंत्रवादी दृष्टि आई, ब्रह्मांड को देखने की जो यंत्रवादी दृष्टि आई, इसके कारण हम प्रकृति के विषय में बड़ी भ्रांत धारणाओं को पाल बैठे हैं, और उन भ्रांत धारणाओं को काप्रा जैसे कुछ वैज्ञानिक आज चुनौती दे रहे हैं। और इस कार्य में वो भारतीय तत्वशास्त्र की सहायता भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो भारतीय तत्वशास्त्र है, जो इंडियन मेटाफिजिक्स है, उसमें एक सम्यक दृष्टि है ब्रह्मांड के विषय में, प्रकृति के विषय में।
कि ब्रह्मांड एक परम सत्ता की रचना है और उस परम सत्ता ने सभी जीवधारियों का सृजन किया है और सभी जीवधारी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसमें ना कोई साध्य है ना कोई साधन है। उनकी जो अंतर्निर्भरता है वही उनके कल्याण का मार्ग है। तो ये जो भाव है जो कि भारतीय तत्वशास्त्र में प्राप्त होता है, वो भाव लुप्त हो गया। मैकेनिस्टिक मॉडल जब आपने मान लिया ब्रह्मांड को, तो वो भाव लुप्त हो गया। तो काप्रा जैसे जो आज के कई वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि डेकार्ट और न्यूटन ने ओरिजिनल सिन किया, मूल पाप किया, जब उन्होंने ब्रह्मांड और प्रकृति के विषय में एक भ्रामक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, जिसका परिणाम ये हुआ, जिसको लॉक ने, जॉन लॉक जो कि एक बड़ा दार्शनिक था 18वीं शताब्दी का, कि जिस भ्रम के चलते लॉक जैसे दार्शनिकों ने कह दिया कि मनुष्य इस प्रकृति का मालिक है, मैन इज द मास्टर एंड ओनर ऑफ नेचर, एक दूसरा भ्रम उन्होंने पैदा कर दिया। वो एक सवाल उठाते हैं कि क्या वास्तव में मनुष्य प्रकृति का मास्टर है या ओनर है, कि वो इस विशाल ब्रह्मांड के अंतर्गत एक प्राणी वो भी है। तो एक तो ये जो विज्ञान के क्षेत्र में जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया, जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो मॉडर्न फिलॉसफी है, वो मनुष्य और समाज को एक गलत दृष्टि और एक गलत दिशा देने के लिए उत्तरदायी है, जहाँ तक मनुष्य और प्रकृति के संबंध का प्रश्न है। और जब आपने प्रकृति को सम्यक दृष्टि से देखना ही बंद कर दिया और प्रकृति को आप केवल एक रिसोर्स मानने लगे, एक मीन्स मानने लगे, अपने को एंड मानने लगे, जिसको विभिन्न आज के दार्शनिक कहते हैं एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, कि जब मनुष्य में इतना एरोगेंस आ गया कि वो अपने को इस ब्रह्मांड का, इस संपूर्ण विश्व का केंद्र मानने लग गया और ये समझने लगा कि सब कुछ मेरे लिए है और मैं इनका उपभोग करने के लिए हूँ और मैं जितना चाहे इनका उपभोग कर सकता हूँ, प्रकृति के साथ जो चाहे व्यवहार कर सकता हूँ। तो इसी दृष्टिकोण में वो प्लंडरिंग, वो वेंडलाइजेशन निहित है, जो कि हमने पिछले 2-2.5 वर्ष में देखा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म जो है वो जिस तरह से प्रकृति का दोहन करता है, जिस तरह से वो प्रकृति के साथ व्यवहार करता है, वो इसी एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म का परिणाम है। ये जो मनुष्य ने अपने को कर्ता मान लिया, विधाता मान लिया, प्रकृति का मालिक मान लिया, जिसके कारण प्रकृति को देखने की या प्रकृति के साथ अपने संबंध का निर्धारण करने की जो सम्यक दृष्टि है वो समाप्त हो गई। और फिर तो प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार होना ही था, और उस प्रकृति के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे तो प्रकृति प्रतिशोध भी लेगी उसका, और प्रकृति ने प्रतिशोध लेना प्रारंभ भी कर दिया। तो ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इसकी रूट्स मॉडर्न साइंस में हैं, मॉडर्न फिलॉसफी में हैं, ऐसा काप्रा जैसे विचारकों का मानना है। इसी बात को और आगे बढ़ाने का काम किया नॉर्वे के एक दार्शनिक ने, और वो जो दार्शनिक हैं उनका जो योगदान है, आर्ने नेस नाम के एक दार्शनिक हैं नॉर्वे के, जिन्होंने उस परंपरागत दृष्टिकोण का पुनर्प्रतिपादन किया जो मनुष्य और प्रकृति के संबंध के विषय में हमें प्राचीन सभ्यताओं में प्राप्त होती है। और
नेस मानते हैं कि वो दृष्टि हमें सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी में दिखाई पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़े क्रिश्चियन सेंट्स हुए। वो दृष्टि हमें महात्मा गांधी में दिखाई पड़ती है, वो दृष्टि हमें बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ती है। तो आर्ने नेस ने इस डीप इकोलॉजी की मान्यता का प्रतिपादन किया। अब ये जो डीप इकोलॉजी की मान्यता है या जो डार्क ग्रीन की मान्यता है, वो मान्यता ये कहती है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई साध्य और साधन नहीं है, सबके अधिकार समान है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी के लिए उपभोग की वस्तु मात्र नहीं है। तो ये सारा ब्रह्मांड में, इसमें जितने भी सजीव निर्जीव प्राणी हैं, पदार्थ हैं, वे सब एक ब्रह्मांड को एक ऑर्गेनिक यूनिटी में बांधते हैं, जिसको होलिज्म कहते हैं। और इन सब के बीच एक घनिष्ठ अंतर संबंध है। वो चाहे हमको सुपरफिशियल तरीके से देखने को ना मिले या समझने में ना आए, लेकिन वो एक बड़ा डेलिकेट रिलेशनशिप है और बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है संसार की सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में। और अगर उसमें कहीं भी कोई हम अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं या अगर हम कहीं भी उसकी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम होना अवश्यंभावी है, उनसे बचा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से वो ये बात प्रतिपादित करते हैं होलिज्म का सिद्धांत कि ये जो वो कहते हैं कि इकोसॉफी यानी इकोलॉजी की एक फ़िलॉसफ़ी नई डेवलप करने की आवश्यकता है। इकोसॉफी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। इकोसॉफी से मतलब यह है कि हमें एक समग्र दर्शन चाहिए इस सारे जीवन और जगत के बारे में, और वो समग्र दर्शन ये है कि यहाँ पर सभी सजीव निर्जीव प्राणियों का समान अधिकार है, कोई किसी के लिए साध्य नहीं, कोई किसी के लिए साधन नहीं। और ये जो इंटरडिपेंडेंस है, यही इस प्रकृति के संतुलन का कारण है। अगर इस इंटरडिपेंडेंस को हम छेड़ेंगे या भंग करेंगे, ये समझ के कि हम जितने चाहें उतने पेड़ काटते चले जाएं, जितना चाहें इसके प्रकृति के संसाधनों का दोहन करते चले जाएं, जितना चाहें भूमि के साथ, सॉइल के साथ जो चाहें व्यवहार करते चले जाएं और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये मानना अज्ञानता होगी। क्योंकि जो इंटरडिपेंडेंस है वो हमें मर्यादित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम कोई भी हस्तक्षेप प्रकृति में करने से पहले उस हस्तक्षेप की सीमा और मर्यादा को समझ लें। इसलिए वो कहते हैं कि ग्रोथ एडिक्शन नहीं बल्कि लिमिट्स टू ग्रोथ, ये विजडम है, इकोलॉजिकल विजडम ये है आज के दौर की, कि हम ये समझ लें कि ग्रोथ की क्या लिमिट्स हैं, विकास की क्या सीमाएं हैं, और अगर हम उन सीमाओं को पहचान के विकास करेंगे तो विकास ठीक से होता रहेगा। आज की पीढ़ियों के लिए भी हितकारी होगा, भावी पीढ़ियों के लिए भी हितकारी होगा, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, पोषणीय विकास कहते हैं। और अगर इस ग्रोथ की लिमिट्स को हम नहीं पहचानेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे या उनकी अवहेलना करेंगे, तो फिर उसके दुष्परिणाम होंगे। क्योंकि उनका मानना है कि पर्यावरण की कीमत पर जो भी विकास होगा वो आत्मघाती होगा। वो जैसे रेत के ऊपर किसी इमारत को खड़े करने का प्रयास होगा,
इसलिए हम ये समझ लें कि विकास की कोई सम्यक अवधारणा प्रकृति के विरुद्ध जाकर प्रतिपादित नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये हमारा आधार है। जो कुछ भी विकास होगा उसका आधार ये प्रकृति है, उसके संसाधन भी प्रकृति से प्राप्त होने हैं और उस विकास का आनंद भी इसी परिवेश में रह के हमें लेना है। लिहाजा अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर इन सारे कार्यों को करेंगे और उसमें अपनी स्वेच्छाचारिता को के आधार पर काम करेंगे और प्रकृति को निर्जीव मान के व्यवहार करेंगे या साधन मान के प्रकृति के साथ व्यवहार करेंगे या प्रकृति को केवल एक संसाधन की दृष्टि से देखेंगे, तो हम वास्तव में एक बड़े आत्मघाती मार्ग पर चल रहे हैं। एक बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ हमने चुना है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इस आधार पर उनका ये मानना है कि हमें ये तय करना है कि विकास की जो मॉडल होगा उसमें एनवायरनमेंट की फाउंडेशन पर हमें उसको खड़ा करना है। और एनवायरनमेंट की फाउंडेशन पर खड़ा करने का मतलब है कि हमें उस जीवन दृष्टि को बदलना पड़ेगा जो कि हमें डेकार्ट या न्यूटन या जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों से प्राप्त हुई। और उनका ये मानना है कि जो सम्यक विकास है वो अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति के संसाधनों की सीमाएं हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ जीवन में लिमिटलेस तरीके से नहीं हो सकती, तो विकास भी लिमिटलेस नहीं हो सकता, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। उत्पादन की भी लिमिटेशंस हैं, उपभोग की भी लिमिटेशंस हैं। ये हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें विकास के इस मॉडल पर या विकास के इस पैराडाइम पर न केवल पुनर्विचार करना पड़ेगा बल्कि इसका परित्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट का मॉडल तो नहीं चल सकता है। अगर आपको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ये तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चलने वाला नहीं। यानी उनका जो झुकाव है, उनका जो तर्क है, और वो बड़े इस मामले में बड़े एग्रेसिवली इवन वायलेंटली भी यूरोप में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जो कि जिन्होंने देखा कि कहीं पर जंगलों की ज़रूरत से ज़्यादा कटाई हो रही है या जानवरों के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने हिंसा का भी प्रयोग किया है उसको रोकने के लिए। तो बड़े एग्रेसिव और वायलेंट मूवमेंट्स भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये मानना है, एनिमल राइट्स मूवमेंट भी है, जानवरों के अधिकारों का एक आंदोलन चल रहा है कि जानवरों के साथ जो क्रूएलिटी होती है, जो क्रूरता होती है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है इस पर्यावरण में। तो उस तरह के एनिमल राइट्स मूवमेंट्स भी चल रहे हैं। तो इसलिए जो डार्क ग्रीन्स के मानने वाले हैं उनका ये मानना है कि आइदर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, ये हमें तय करना है। अगर हमें पर्यावरण के संकट से बचना है, अगर हमें आत्मविनाश से बचना है, तो विकास की इस अवधारणा को तो त्यागना पड़ेगा। ये जो आधुनिक विज्ञान ने दृष्टि दी, जो आधुनिक अर्थशास्त्र ने जो आर्थिक दर्शन दिया, जो आधुनिक उद्योगवाद ने, जो आधुनिक पूंजीवाद ने जो मार्ग सुझाया, वो मार्ग तो आत्मघाती सिद्ध हुआ और ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। तो जो डीप इकोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं, वे पर्यावरण उनके लिए प्राथमिकता है और पर्यावरण के अनुसार विकास की धारणा में संशोधन, परिवर्तन या उसका परित्याग होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है।
तो एक जो व्यू पॉइंट है वो ये रहा है। और एक तीसरा व्यू पॉइंट जो पिछले कुछ वर्षों में उभर के आया है वो है ब्राइट ग्रीन्स का। जो ब्राइट ग्रीन्स के प्रतिपादक हैं वो कुछ बीच का रास्ता चुनते हैं। बीच का रास्ता इस अर्थ में कि ना तो वो डार्क ग्रीन्स की तरह सीधे सीधे ये कहते हैं कि विकास के इस प्रदर्श को, इस मॉडल को हमें बिल्कुल त्याग देना है, ना वो लाइट ग्रीन्स की तरह सुधारवादी हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि हमें थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और पर्यावरण के संदर्भ को भली प्रकार से समझते हुए जो एप्रोप्रिएट टूल्स हैं, जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो एप्रोप्रिएट मॉडल्स हैं, उनको गढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से उनका ये मानना है कि शायद दोनों एक्सट्रीम से हमें बच के चलना है। तो वो थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच का प्रतिपादन करते हैं कि हम ये भी नहीं मानते कि, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई रिफॉर्मिस्ट के बात इस अर्थ में ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन जब हम देखते हैं विकास का प्रश्न आता है तो सरकारें उन नियम कानूनों को ताक पे रख देती हैं और विकास को हमेशा प्राथमिकता देती हैं। हम ये कहते हैं कि नागरिकों को शिक्षित करके उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए और पर्यावरण का प्रश्न काफ़ी हल हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो शिक्षित लोग भी हैं वो जानते हुए भी पर्यावरण की जो मर्यादा है या उसके जो नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं। तो जो रिफॉर्मिस्ट जो हैं, जो ओवर इंथुजियास्टिक हैं, अति उत्साही हैं, ये सोच के कि लीगल पॉलिटिकल मेजर्स से मामला हल हो सकता है, तो वो भी ठीक नहीं है। और ना हमें जो डार्क ग्रीन्स हैं उनकी बात ठीक लगती है, कभी विकास को बिल्कुल किनारे रख दीजिए, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब हमें एक कोई प्रैग्मेटिक अप्रोच, कोई व्यावहारिक मार्ग ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए हमें इस मतलब यह है कि पॉलिसी प्रोग्राम्स के नए मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा व्यावहारिकता के आधार पर। पॉलिसी प्रोग्राम्स के लिए नए टूल्स, नई स्ट्रेटजीज गढ़नी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, जिससे कि एक संतुलन बना रहे हमारी अप्रोच में, हमारे पर्सपेक्टिव में, और किसी भी प्रकार के अतिवाद के हम शिकार न हों। तो एक ये पर्सपेक्टिव भी उभर के सामने आया है कि जो अपने को ब्राइट ग्रीन्स कहते हैं। तो ये सब पक्ष हैं जो पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम जो एनवायरनमेंटल एक्टिविज़म जिसको कहते हैं उसको अगर देखें तो हम देखते हैं कि विश्व में सरकारें भी प्रयास कर रही हैं पर्यावरण के प्रश्नों पर, अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को पर्यावरण के अनुसार ढालने या बनाने का काम कर रही हैं। तो सरकारें भी एक्टिव हैं, सरकारें भी सक्रिय हैं, क्योंकि क्राइसिस की जो एनॉर्मिटी है, संकट की जो भयावहता है वो बढ़ती जा रही है। तो सरकारों को सक्रिय होना ही पड़ रहा है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं विभिन्न देशों के बीच में, और उसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए सरकारों के स्तर पर भी सक्रियता है और गैर सरकारी स्तर पर भी, यानी बहुत सारे जो NGOs हैं वो भी काफ़ी सक्रिय हैं पर्यावरण के
मुद्दों पर, जो कि पर्यावरण के कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन या उसके प्रोटेक्शन के लिए समर्पित हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या जैसे कि फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ के नाम से एक सोसाइटी है, अर्थ फर्स्ट के नाम से ऐसे सोसाइटीज़ बनी हैं, ऐसे सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो कि या जैसे कि अमेरिका में बहुत पहले एक सिएरा क्लब करके एक सोसाइटी की स्थापना की थी जॉन म्योर ने, और वो अभी भी बड़ी सक्रिय है। तो ये समाज के स्तर पर भी, और जैसा कि अभी उल्लेख किया कि भारत में भी जो नर्मदा घाटी आंदोलन है, या भारत में जो चिपको आंदोलन है, या दूसरे बहुत सारे जो आंदोलन है, ये सब सोशल मूवमेंट्स हैं, ये सब सक्रिय हैं इन्वायरमेंट के प्रश्न के ऊपर। और उनका ये मानना है कि सरकारों को अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को बनाने में पर्यावरण के पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हैं, और वो विश्वव्यापी स्तर पर हैं। तो इस तरह से एनवायरनमेंटलिज्म एक मूवमेंट के तौर से भी काम कर रहा है, और ये जो सक्रियता है वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर है। जैसे कि ग्रीन पीस मूवमेंट है, जो कि बड़ा विश्वव्यापी जिसका प्रभाव है, और जो पर्यावरण के प्रश्नों पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा आंदोलन है, और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो प्रश्न है वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा जटिल प्रश्न बन चुका है। हम संकट की भयावहता को समझ रहे हैं, लेकिन उस भयावहता के अनुपात में जो हमारा रिस्पांस होना चाहिए, या जो हमको कदम उठाने चाहिए, या जो हमें कार्य योजना बनाना चाहिए, उसको लेकर अवश्य शंकाएं हैं। और प्रायः ये देखने में आता है कि पर्यावरण पर विकास भारी पड़ता है, और जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कही जाती है वो केवल एक स्लोगन बन के रह जाता है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो तब होगा जबकि हम डेवलपमेंट को एनवायरनमेंटल कंसर्न्स के अनुसार ढालने और बनाने का काम करेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके एक इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि क्यों ये संतुलन नहीं बन पा रहा है। तो कहने का आशय ये है कि जो वर्तमान जो समसामयिक जो स्थिति है उसमें पर्यावरण का प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न बन के उभरा है, लेकिन जो मुद्दे इससे पैदा हुए हैं उन मुद्दों को सुलझाने में हम उसी प्रकार की गंभीरता दिखा रहे हैं जो कि अपेक्षित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।